मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की पुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार, इसको लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, इस पर हमको विचार करना है। इसलिए पाठ का नाम है वर्ण विचार। तो आइए वर्णों पर विचार करते हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ, भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इनके और खंड नहीं हो सकते। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसी बात को परिभाषा के माध्यम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। परिभाषा देखिए, वह सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि माने आवाज़, जिसके और खंड नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। आपको समझ में आया होगा, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड माने टुकड़े, इतनी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण कहलाती है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि है वही वर्ण है। कौन सी है आप जानते हैं। छोटे क्लासेस में बच्चों को, छोटी जो कक्षाओं में बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है वर्ण। अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ, आ से लेकर के ज्ञा तक के जो वर्ण हैं, जिन्हें हम वर्णाक्षर भी कहते हैं, है ना, अक्षर बोलते हैं, उन्हीं को हम क्रमबद्ध समूह, यानी वर्णों का क्रमबद्ध जो समूह होता है, क्रम से बांध करके उनका जो एक समूह होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। नीचे दिया है, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नीचे आप देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है वर्णमाला के सारे जितने भी अक्षर हैं वो दिए हैं। स्वर के माध्यम से स्वर कितने होते हैं, आ से औ तक के दिए हैं। अयोग वह अंग आहा है ना। आगे आप इनको विस्तार से समझेंगे। स्वर के बाद अयोग वहा यानी अंग और आह, जिसको हम बोलते हैं, स्वरों में जोड़ते हैं, लेकिन स्वरों से पृथक करके अलग करके अयोग वहा इनको बताया है, इसीलिए इनको अलग लिखा है, अंग आह। इनका भाषा में अधिकांशतः प्रयोग नहीं होता, आह का तो होता ही नहीं है, इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता बड़ा अंगा खाली। छोटे अंग से अंगूर, बड़ा अंगा खाली, को खाली होता है, उसका प्रयोग होता ही नहीं है। बहुत कम, कहीं यदा कदा भाषा में प्रयोग होता है, वरना पूरे बड़े अंग का तो प्रयोग ही नहीं होता। अंग का प्रयोग होता है तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे। और फिर हैं व्यंजन का से लेकर के शत्रज्ञा तक के दिए गए, लेकिन इसमें हा तक व्यंजन बताए और नीचे संयुक्त व्यंजन है, इसलिए उनको उनसे अलग कर दिया गया है। तो ये सारे क्या हैं, वर्णमाला के अक्षर हैं। इनका एक क्रम है और इनको क्रम में बांध करके इनको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसको वर्णमाला कहा जाता है। ये आपने वर्ण समझा। अब वर्ण के भेद कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। 3 भेद होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। और अयोगवाह स्वर जो है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। परिभाषा है, वर्णों का उच्चारण माने बोलना। वर्णों को बोलते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर आ जाती है ना, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, स्वतंत्र आवाज़ है स्वरों की, जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं। तो आपने इसमें 3 बातें सीखी कि एक तो जो उच्चारण जब हम इनका करते हैं तो इनकी उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके आती है, पहली बात स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात,
तीसरी बात, ये बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात इन्हें किसी अन्य ध्वनि की सहायता की या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर 11 हैं, ये लिखा है स्वर 11 होते हैं, और इनके लिखने की स्वरों को यानी उनकी मात्राएं होती हैं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। निश्चित चिन्हों बना दिए गए हैं तो उनको आप जिनको कहते हैं मात्राएं, इनका अभ्यास होना, पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक होता है। देखिए अग्रिम पृष्ठ पर दिया गया है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता है, अतः व्यंजनों को बोलने और लिखने में स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर और उनकी मात्राओं के चिन्ह इस प्रकार हैं। बच्चों, कई बार होता है आप लोग जो है वो अधिकांशतः मात्राओं की आपके अशुद्धियाँ होती हैं जब आपको मात्राओं का ठीक तरह से ज्ञान नहीं होता, जब आपको मात्रा का ठीक तरह से पहचान नहीं होती, तब आप शब्दों को गलत लिखते हैं और आपकी भाषा अशुद्ध होती है। तो इनका प्रयोग बच्चों के लिए बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत इनकी पहचान अच्छे से करनी चाहिए, लिखने पढ़ने की अच्छी आदत डालनी चाहिए, जिससे हमारी भाषा जो हो वो शुद्ध हो। आइए, ये आपने पढ़ा। इसके बाद स्वर कितने होते हैं, स्वरों के प्रकार, कितने प्रकार के स्वर होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व माने छोटे, सबसे छोटे, और दीर्घ माने उससे बड़े, और प्लुत माने सबसे बड़े। यानी ह्रस्व स्वर का मतलब वह स्वर यानी जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है। छोटा स्वर का मतलब जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, इ, उ और ऋ। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना, है ना, 2 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ माने बड़ा, जैसे हमने आपको बताया ह्रस्व स्वर जितने समय में बोला जाएगा, दीर्घ स्वर उतने उसके 2 गुने समय में बोला जाएगा। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ। तो ये आपने देखा अ, इ, उ वो बोला, झटके से जो वर्ण बाहर निकले तो उनको बिना रुके हवा जो बाहर आती है सब में आती है, लेकिन ह्रस्व स्वर जो है वो बहुत कम आवाज़ आती है, मुंह से निकले और समाप्त हो गए। जबकि दीर्घ स्वर आराम से बोले जाते हैं, लंबे खींच के बोले जाते हैं। आ, ई, ऊ हम आराम से बोल सकते हैं, 2 गुना समय या 2 गुने से अधिक समय लगाकर उनका उच्चारण कर सकते हैं। प्लुत स्वर तीसरा वाला स्वर है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय, दीर्घ स्वर में उसका 2 गुना समय, और प्लस स्वर को बोलते समय उसका 3 गुना अधिक समय लगता है। प्लस स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ने में और किसी व्यक्ति को पुकारने आदि के लिए किया जाता है। जिस स्वर का उच्चारण प्लस स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। 3 की जो गिनती होती है, हिंदी की गिनती होती है 1, 2, 3, तो उसमें जैसे अंग्रेज़ी का 3 होता है तो वो सीधा 2 उसमें चूल्हे से बने होते हैं मिले हुए आपस में, और वो 3 बोला जाता है। उसके नीचे घुंडी लगा के एक पूंछ सी लगाई जाती है, वो तीसरा अंक यानी हिंदी का अंक 3 होता है। इसका अर्थ होता है कि उस स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगाकर किया जाएगा। जैसे ओ दिया है, तो हिंदी में प्लस स्वरों का प्रयोग बहुत कम होता है। इसका प्रयोग देखिए, ओम शब्द है, और ओम तो चर्चित और बहुत प्रचलित शब्द है, परंतु ध्यान रहे कि इसको हम 3 गुना क्या, ये हमारी सांस जितनी हम ठहरा सकते हैं, जितनी रोक सकते हैं, उतनी देर का उच्चारण किया जाता है। इसी को कहते हैं कि ओम अगर हम 3 बार 4 बार 5 बार जितना लंबा खींचेंगे, ये भी हमारा एक अभ्यास है, योगाभ्यास है। प्राणायाम को इसमें शामिल, प्राणायाम में इसको शामिल किया गया है ना। तो इसको खींचने से हमारी सारी जो
शक्तियाँ हैं मस्तिष्क में, सब केंद्रित हो जाती हैं और सब सिमट करके हमारे मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं। तो इसलिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो इसमें ओम में शक्ति है, मंत्र है ये। तो इसी में जो बीच में ओ के बाद तीसरा अंक आ रहा है, 3 लिखा हुआ, और फिर माँ, ये बीच में 3 जो है यही प्लुस स्वर है, जिसको 3 बार से और या 3 से अधिक खूब लंबा करके बोला जाएगा। जब तक हमारी सांस प्रारंभ होके और अंत तक जब हम सांस घुट नहीं जाएगी, टूटने नहीं लगेगी, तब तक इसका उच्चारण किया जा सकता है। आइए व्यंजन देखें। नंबर 2, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपने स्वरों की परिभाषा में देखा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर बाहर आती है, सीधी बिना रुके बाहर आ जाती है, वो स्वर होते हैं। लेकिन व्यंजन में इसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है कि हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर, कुछ समय मुंह में रुककर तब बाहर आती है, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और कौन सा, ऊष्म व्यंजन। तो आइए इनको भी विस्तार से समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों याद रखें, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से थोड़ा समझना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको कठिन भी लग सकता है। और स्पर्श का अर्थ होता है टच करना, यानी छूना। तो स्पर्श, इसमें जो हमारे शरीर के आंतरिक भाग हैं, आंतरिक अंग हैं, मुख के अंदर के हैं, उनका स्पर्श होता है। यानी वर्ण जो हैं हमारे मुख के आंतरिक जो भाग हैं, उनका स्पर्श करके, उनको छू करके, टच करके बाहर आते हैं। तो इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन है। और इसमें जो उच्चारण स्थान हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं। तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ। तो इसीलिए परिभाषा में देखिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ माने कहते हैं गले को। तालु जो है हमारे मुंह के, कंठ के बाहर वाला हिस्सा, मुंह के अंदर जीभ के ऊपर का हिस्सा तालु कहलाता है, जिसको आप अंदर अगर अंगूठा डाल के, उंगली डाल के देखें तो बड़ा चिकना चिकना और ढलाव आकार का, कटोरे के आकार का होता है, घुमाव वाला, वो तालु का भाग होता है। मूर्धा आगे का हिस्सा होता है हमारे दांतों के पीछे का, और तालु के अग्र भाग का होता है, जहाँ हमारी जीभ जाकर के टच करती है, वो मूर्धा का स्थान होता है, दांतों के निकट पीछे वाला, और यानी मसूड़ों के निकट भी कह सकते हैं। दांत जो है वो हमारे मुख के अंदर, होंठों के पीछे वाले भाग को जिससे हम खाने चबाने का काम करते हैं, ये दांत हैं। और होंठों का स्पर्श जो मुंह के बाहर ऊपर नीचे 2 होंठ हैं जो आपस में मिलते हैं, इन्हें हम होंठ कहते हैं। तो ये 5 हुए। इसी प्रकार से 5 स्पर्श व्यंजन भी हैं, और प्रत्येक का क्रमबद्ध रूप से कंठ का स्थान का, और तालु चा वर्ग में आता है, इनको वर्गों में बांटा गया है, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ण में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। का, खा, गा, घा, वा, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ता, था, दा, दा, ना, पा, पा, बा, बा, मा। तो इस प्रकार से प्रत्येक कंठ का जो है वो है का वर्ग। का से का, खा, गा, घा, वा, ये जो है 5 वर्ण हैं, ये कंठ के हैं। कंठ माने गला। अगर आप गले पर अपनी उंगली रख के देखें और फिर इन वर्णों को बोलेंगे काका, तो आपके गले पर झनझनाहट सी होगी। इसका मतलब ये कंठ से निकलते हैं, इसीलिए वर्ण का पहला अक्षर का वर्ग हुआ। यानी प्रत्येक वर्ण का पहला पहला अक्षर वर्ग में प्रारंभ में जोड़ दिया तो वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हो गया। और कंठ का पहला हो गया तो तालु का दूसरा हो गया च वर्ग। च, ये तालु का स्थान है। देखिए जब इनका उच्चारण करते हैं चा, तो आपको लगता है चा, ये आपके
ऊपर वाले हिस्से को जीभ वहाँ तक जाती है, छूती है और तब बोला जाता है। च, छ, झ, झ, ञ। टा वर्ग में टा, आपने बोला टा, तो देखिए जहाँ जिस भाग को इसने टच किया, हमारी जीभ ने छुआ है, वही भाग हमारा मूर्धा हो गया। तो ये मूर्धा वाले टा, ठा, ड, ढा, अड़ा इस तरह से होता है। ता वर्ग में दांतों का स्पर्श होता है। त, थ, द, ध, न। दांतों को छू करके हमारी जीभ आती है, तो ये त वर्ग के होते हैं। और पा वर्ग में पा, पा, भा, बा, बा, मा, ये जो वर्ग हैं हमारे वर्ण हैं, इनके सब होंठों का स्पर्श होगा। दोनों होंठ आपस में मिलेंगे, बंद होंगे और बाद में खुल जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। आइए, अंतस्थ व्यंजन दूसरा व्यंजन है। इसमें के अंतर्गत जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य, स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। अर्थात अंतस्थ का मतलब अंदर से, हृदय के अंदर से निकलने वाले। आप इनको बिना अंदर के आंतरिक भाग के बिना आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते। य आप देखेंगे, या जब आप बोलेंगे या, रा, ल, तो यह आपके पेट के अंदर के जो भाग है वहाँ से, हृदय से निकल करके बाहर आते हैं, इसलिए इनका अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब ऊष्मा माने गर्मी पैदा करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? शा, शा, सा, हा, 4 हैं। आइए अयोगवाह को देखते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है, इसमें अंग की बिंदी आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रही है पड़ी हुई, और फिर है विसर्ग। विसर्ग भी ब्रैकेट में है, ऊपर नीचे 2 बिंदियां। इनको आ के साथ जोड़कर क्रमशः अंग और आह लिखा जाता है। इन्हें अयोगवाह इसलिए कहा जाता है कि ये आ के योग से, यानी स्वर की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। व्यंजनों के उच्चारण में भी स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन तो बिना स्वरों के बोले ही नहीं जा सकते, किंतु इन दोनों में अंतर ये है कि व्यंजनों के उच्चारण के बाद आता है। ये है कि व्यंजनों के उच्चारण के बाद आता है, जैसे क हलंत प्लस आ बराबर क, और अयोगवाह के उच्चारण से पूर्व आता है, जैसे मंदिर में म प्लस आ, उसमें पहले है फिर इसमें बाद में के बाद अनुस्वार आया है। तो अयोगवाह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इन्हें हिंदी देवनागरी लिपि में स्वरों के बाद व्यंजनों के पूर्व लिखा जाता है। जैसा आपने पीछे सारणी में देखा था, जो आपके सामने एक तालिका थी, उसमें स्वरों के औ के बाद में अंग और आह को स्थान दिया गया है अलग से सफ़ेद पट्टी में, और काखा गा से पूर्व ऊपर को लिखे गए हैं। इसलिए स्वरों के अंत में और व्यंजनों के पूर्व में इनको लिखा जाता है। अयोगवाह के भी भेद होते हैं बच्चों। अयोगवाह का अनुस्वार और ख विसर्ग। ये अनुस्वार किसको कहते हैं ये आप समझ लें। जो आप देख रहे हैं, जैसे पीछे बताया जा चुका है, ब्रैकेट में पड़ी बिंदी, इसका कोई महत्व नहीं है। जब तक इसको किसी स्वर या व्यंजन के साथ प्रयोग ना किया जाए तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए लिखा हुआ है, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। और ध्यान रहे कि अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। इसमें नाक का प्रयोग होता है। नासिका जिसको हम बोलते हैं, उसमें नाक का प्रयोग होता है। अंश, कंस, अंश, हंस, इस तरह के वर्ण तो नाक का प्रयोग है। विसर्ग देखें, खड़ी हुई दो बिंदियां, एक ऊपर एक नीचे है, ये विसर्ग का चिन्ह कहलाता है। इसका प्रयोग वर्ण के आगे 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण। संस्कृत शब्दों में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है विसर्ग का।
विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। अंत में जब हम बोलते हैं प्रातः है, और जब हम ये विसर्ग लगा देंगे प्रातः, नम है, उसके आगे अगर हम विसर्ग लगा दें नमः, तो हा का उच्चारण होगा। अनुनासिक देखिए, अनुनासिक का मतलब होता है इसका प्रयोग नाक से और मुंह से दोनों से किया जाता है। आप देख रहे हैं चिन्ह में एक चंद्रबिंदी भी इसको बोलते हैं। चंद्रबिंदी इसलिए कि चंद्रमा के आकार के, जैसे चंद्रमा आसमान में चमकता हुआ आधे कटोरे की तरह दिखाई देता है, उसके अंदर एक ऊपर बिंदी लगी होती है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, चंद्रमा की बिंदी अनुनासिक का चिन्ह है। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। मैंने आपको बताया इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, गाँव, टांग, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। हल, हल माने हलंत, इसको हलंत भी बोलते हैं। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग अधिक होता है। किसी भी वर्ण को नीचे लगा देने पर, हलंत लगा देने पर वो वर्ण आधा हो जाता है, यानी स्वर रहित हो जाता है। तो स्वर रहित या अर्धाक्षर भी उसको हम कह सकते हैं। व्यंजनों के नीचे हलंत का चिन्ह लगता है, इसका अर्थ होता है कि वह व्यंजन आधा अर्थात स्वरहीन हो गया है। ये आगत ध्वनियाँ हैं। आगत माने आई हुई ध्वनियाँ, जो हिंदी में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों का उच्चारण उसी प्रकार रखने के लिए जैसे आ, ज, फ ध्वनियों को विकसित किया गया है। अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों में इनका प्रयोग होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। और नुक्ता नीचे दिया गया है, इस नुक्ते का भी प्रयोग कुछ आगे उदाहरणों के माध्यम से आप देख लेंगे। जैसे नीचे दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में जा और फा के दोनों रूप स्वीकार किए गए हैं। जैसे ये है सफाई, फा है तो हम उसके नीचे नुक्ता लगा देंगे तो हो जाएगा सफाई। दर्जी, जाल की जगह पर हम नुक्ता लगा दें दर्जी। प्रोफेसर, वज़ीर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नुक्ता लगा देने पर उसका उच्चारण थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे जा है तो जा का नुक्ता लगा देने पर जा हो जाएगा। उर्दू पढ़ने वाले बच्चे या जिनको उर्दू का ज्ञान है वो सब इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे। जा हम बोलेंगे जल, और अगर हमें बोलना है ज़िंदगी तो हमें नुक्ता लगाना पड़ेगा, तो वो ज़िंदगी हो जाएगा। ज़िंदगी को हम जिंदगी कहें तो अटपटा लगेगा, जल को हम जल कहें तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इस प्रकार से इनको शुद्ध करने के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, नुक्ता के प्रयोग से अर्थ परिवर्तन किया गया है। दो शब्द देख लीजिए प्रारंभ के। खुदा, खुदा माने खुदा हुआ, और खुदा अगर हम बोले खुदा तो देखिए नुक्ता लगा है, खुदा ईश्वर को कहते हैं। राज, राज माने शासन, और राज, राज माने रहस्य। तो इतना इसमें अंतर है कि उसका अर्थ ही बदल जाता है, बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं एक नुक्ता लगा देने के बाद। रा के विविध रूप तीन प्रकार के दिए गए हैं, एक रेफ और पदेन दो है, तीसरा जो दिया गया है वो पदेन के रूप में ही इस्तेमाल होता है। देखिए, यदि स्वर रहित रा, स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर ना हो, अर्थात आधा अक्षर के बाद स्वर सहित व्यंजन हो, स्वर सहित माने कोई व्यंजन हो और उसमें स्वर हो, तो र जो हलंत दिया गया उसका चिन्ह ऊपर चला जाएगा, उस बाद में आए व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। इसे हम रेफ कहेंगे। क्या कहेंगे? रेफ कहेंगे। रेफ कहते हैं जैसे कर्म, ठीक है, का पूरा है, स्वर सहित है और फिर म, कर्म, तो रा आ रहा है उसमें म, तो ये हो गया कर्म। तो क और रा हलंत यानी आधा, अर्धाक्षर, और फिर मा, तो ये ऊपर चला गया, जो रा आया शर्म, इस प्रकार से हो गया। ऐसे ही शर्म के साथ में वर्ष, नीचे एक उदाहरण और दिया गया है ना, वर्ग, कर्म, शर्म, वर्ष। तो कई उदाहरण हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। जब पूरी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर रा आता है तो रा का चिन्ह उस पहले आए व्यंजन के नीचे पदेन, पदेन कहते हैं पड़ी हुई लाइन के रूप में लगता है। जैसे ब्रज,
तो बा हलंत रा पूरा जा पूरा हो गया ब्रज। ऐसे ही भ्रम आदि सब आप इनको जितना पढ़ेंगे उतना अभ्यास होगा। अब देखिए इसका एक रूप और है, सीधे शब्दों में समझ लीजिए, जो आपने पदेन के रूप में पढ़ा है। हम लिखते हैं कहीं भी ट्रक, है ना, राष्ट्र, ड्रामा, ड्रम, तो जैसे उल्टा वी होता है वो अक्षरों के नीचे लग जाता है, तो वो भी पदेन के अंतर्गत आता है। अग्रिम पृष्ठ पर आइए, देखिएगा एक तालिका आपके सामने प्रस्तुत की गई है श्रेणी, स्थान और वर्ण की, और श्रेणी उनकी लिखी हुई है नीचे, फिर उनका स्थान लिखा है, फिर वर्ण भी लिखे हैं। किस श्रेणी के किस स्थान में कौन से वर्ण आते हैं। तो कंठ जैसे दिया, कंठ माने आपको पहले हम बता चुके हैं गला होता है और जीभ के नीचे का भाग होता है ये कंठ। तो इसके अंतर्गत आ अंग का वर्ग तथा हा ये वर्ण आते हैं। आप इनको देखते जाएंगे। तालव्य ये भी आपने सीख लिया है। तालु मुंह के अंदर का ऊपरी भाग होता है। तालु और जीभ का संबंध आपस में होता है। इन वर्णों का प्रयोग होता है ई और ई, चा छा जा जा, यहाँ, है ना, याशा। तो मूर्धन्य, मूर्धन्य माने मूर्धा। मूर्धा का मतलब तालु के बीच का स्थान, तालु है उसके बीच ऊंचा भाग जो होता है कटोरे के आकार का, मूर्धा। तो मूर्धा और जीभ दोनों का इसमें सहयोग होता है, और ये सामने लिखे वर्ण इसमें पढ़े जाते हैं। इनको आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, सामने आपके क्लियर हो जाएगा। दंत, दंत माने दांत, दांत और जीभ। मुख के अंदर जो जीभ है उसका अहम रोल होता है, प्रत्येक अंग को वो अपना दखल उसमें देती है ना। ओष्ठ, ओष्ठ माने दोनों ओंठ। कंठ तालव्य माने कंठ भी और तालु भी तथा जीभ भी। कंठ तालव्य कहा गया है, कंठ, तालु और जीभ। ए आई इसका प्रयोग होता है। कंठोष्ठ, कंठ और ओंठ मिलाकर के लिखे गए हैं, तो कंठ और ओंठ का प्रयोग ऊ और औ। दंतोष्ठ माने दांतों का और ओंठों का प्रयोग किया गया वा फा के लिए। नासिक, मुख और नासिका, मुंह भी और नासिका, अंग वहाँ, यहाँ, अणा, ना, मा। इस तरह से आपको ये मैंने आज समझाने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, आप इसको स्वयं पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इनको हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा है। 8 भाग वह कौन कौन से हैं? एक स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक के व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। ये आपके एक एक करके हम इनको व्याख्यायित कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन का मतलब आप पीछे जहाँ आपने स्पर्शी व्यंजन पढ़े, अर्थात स्पर्श माने टच करना, छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव जीभ या होंठ, जीभ हो या होंठ हो, दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करता है, स्पर्श करता है, तो उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। आगे ये दिए का, खा, गा, गा, वहाँ कई वर्ण इसमें दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। संघर्षी व्यंजन जो है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु 2 उच्चारण स्थानों के बीच से संघर्ष करती हुई यानी रगड़ खाकर निकलती है, तो उन्हें हम संघर्षी व्यंजन। संघर्ष का मतलब होता है संघर्ष करना, है ना, प्रयास करना, युद्ध जैसी करना, यानी किसी से भिड़ना, रगड़ खाना। तो इनका नाम संघर्षी व्यंजन रखा गया है। संघर्ष किसमें? जैसे हम बोलते हैं श, श, स, ह, ख, फ, ज। इसका मतलब क्या है कि इनको उच्चारण जब हम करते हैं तो वायु माने हवा उच्चारण स्थानों के बीच से संघर्ष करती हुई यानी रगड़ खा करके निकलती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोनों हैं, स्पर्श भी है, संघर्ष भी है। स्पर्श भी होता है, संघर्ष भी होता है। इसका मतलब ये है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते हैं, और अलग होने पर उनमें संघर्ष हो जाता है। यदि अलग हो जाते हैं तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तो उन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये है च, छ, ज। इसमें जीवा का प्रयोग है, और जीभ जो है वो च, छ, ज आपके मूर्धा वाले स्थान को टच कर रही है, तो इसलिए ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नासिक के व्यंजन देखिए,
नासिक के व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से और नाक से दोनों से बोली जाती है तो निकलती है, उसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। ये हैं अंग, आहा, अंग, आहा, अड़ा, न और म। तो इसके उपरांत पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु दो उच्चारण स्थानों की बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये केवल एक ही होता है, ला। ला का उच्चारण करते समय आप ध्यान दीजिए, ला का जब आप उच्चारण करेंगे तो वायु जीभ और तालु का स्पर्श करके इसके पास से निकल जाएगी। केवल ला ही पार्श्विक व्यंजन, ला आप बोलेंगे, जीभ बिल्कुल तालु से आपके लग जाएगी, तो इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन, ये केवल एक ही होता है। छठा है प्रकंपी व्यंजन। प्रकंपी का मतलब कंपन होना, जिस भाग का कंपन होता है, कंपन माने कांपना, यानी जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान कांपता है, उच्चारण का स्थान कांपता है, उसे हम प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। जैसे रा का उच्चारण करते समय जीभ की नोक मसूड़े के नज़दीक आकर कांपती है। जीभ की नोक जब होती है तो हम बोलें रा, ऐसे तो, और अगर हम करें रर, इस प्रकार से रर, तो हमारी जीभ में कंपन होता है। और अक्सर बच्चों में आदत होती है वो इस तरह से करते हैं, खेलते हैं, तो घर वाले उसको टोकते भी हैं, कैसे कर रहे हो, है ना, जीभ को रगड़ क्यों रहे हो। तो ये जो रर का उच्चारण हम करते हैं तो इसमें कंपन उत्पन्न होता है जीभ में। सातवां है उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग को उठाकर तेजी से फेंकते हैं उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसका नाम उत्क्षिप्त व्यंजन इसीलिए उठाकर फेंका हुआ, किसी वस्तु को जब हम फेंक देते हैं उठाकर, उठाया और फिर फेंक दिया तो वो उत्क्षिप्त माने उठा हुआ है, इसलिए उसका नाम उत्क्षिप्त व्यंजन। ये है ड़ा, ढा, उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी इसका अर्थ है उठाकर फेंका हुआ होता है। आप देख रहे हैं बोलते समय ड़ा और ढा इस तरह से, तो ये ऐसा लगा कि जीभ उठी और एकदम नीचे गिर गई। अर्धस्वर व्यंजन आठवां है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान वायु को रोकने के लिए ऊपर उठता है परंतु वायु इसका स्पर्श नहीं कर पाती, ऐसे व्यंजन अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं या, वा, अर्धस्वर व्यंजन। आइए सघोष और अघोष भी देख लें। सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसको कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलने वाली वायु यानी स्वर तंत्री से घर्षण करके निकलती है उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। उसके उदाहरण नीचे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। गा, घा, वा, जा, 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 जितने आदि आदि। और अघोष व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वरतंत्री से घर्षण करती है, उसमें घर्षण नहीं करती है ना, इसमें घर्षण करती है। दिखा ऊपर की कि फेफड़ों में से निकलने वाली वायु स्वरतंत्री से घर्षण करके निकलती है, परंतु इसमें कह रहे हैं कि फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वरतंत्री से घर्षण करके नहीं निकलती है, ये तो वहाँ अघोष होता है, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ये क, ख, ग, घ आदि आदि दिए गए हैं, आगे आप उनको देखेंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है मिले हुए, दो व्यंजन, है ना, व्यंजन और व्यंजन, इसका मतलब है आपस में दो व्यंजनों का मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्त वर्ण व्यंजन के साथ संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, संयुक्त वर्ण भी कहलाते हैं वो। तो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन जिनका रूप बदल जाता है, देख रहे हैं आप उदाहरण में आगे। का हलंत माने अर्धाक्षर और शा मिलकेक्षा हुआ, परीक्षा, क्षमा, इससे हम कई शब्द बना सकते हैं। आधा ता हलंत यानी स्वर रहित, और आगे स्वर सहित रा, तो त्र बना, त्र, मित्र, त्रिशूल, इस प्रकार के। इसी प्रकार से नीचे दो भिन्न व्यंजनों से बनने वाले भी हैं।
तो ये भी आप देख लीजिए, जैसे रा हलंत है, दा है, ऊपर रा टंगे दर्द, ऐसी आधा गा और या मिला के ग्या 11 आ अनेक उदाहरण इसमें दिए गए हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे। दूसरा है द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन का मतलब दो समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजनों को द्वैत व्यंजन कहा जाता है। ये द्वैत क्या होते हैं? एक ही व्यंजन होंगे, प्रथम स्वर रहित होगा, है ना, और दूसरा स्वर सहित होगा। जो स्वर रहित होगा उसमें हलंत लगेगा, आधा, उसे अर्धाक्षर या आधा वर्ण कह सकते हैं, वो होगा स्वर रहित, और दूसरा स्वर सहित होगा, जैसे का। तो पहला वाला अक्षर हमेशा जो पहला वर्ण होगा वो आधा होगा, स्वर रहित होगा, इसलिए उसको आधा लिखा जाएगा। दूसरा वर्ण स्वर सहित होगा, पूरा लिखा जाएगा। उदाहरण में जैसे क लिखा क, चक्की मक्का, त लिखा कुत्ता पत्ता, आदि उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आप इनका भी अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। पाठ आपका समाप्त हो गया है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप अपने इस पाठ को जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार इसका अभ्यास करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसकी जो प्रश्न लिखे गए हैं, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, ये हम आगे नीचे अभ्यास में कराएंगे। आगत ध्वनियों से बने शब्द भी उसमें दिए गए हैं। जो आगत की ध्वनियाँ होती हैं वो शब्द आप पुस्तक से देख कर के लिख सकते हैं, उसको हमने हटाया है। खाली स्थान जो आ रहे हैं, खाली स्थानों में उचित शब्द, ये भी आपको नीचे करवा दिए गए हैं। अभी हम इनको छोड़ते हुए चल रहे हैं। छठा प्रश्न भी छोड़ के नीचे ही आपको बताएंगे कि अनुस्वार विसर्ग और अनुनासिक युक्त 3-3 शब्द, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। ये प्रश्न संख्या 2 जो ऊपर आपकी आ रही है वो और ये, इसका उत्तर एक ही होगा। और सेम ही क्वेश्चन भी है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें लिखा गया व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। ऐसे इसमें तो ये उत्तर सेम है, इसलिए एक ही प्रश्न ये समझ लीजिए आप। निम्नलिखित संयुक्त तथा द्वैत व्यंजनों से 2-2 वर्ण बनाइए। उसमें 5-5 वर्ण बनाने को आपको कहा गया होगा गृह कार्य में। अब इसका अंतिम प्रश्न जो आ रहा है, नमा प्रश्न जिसको कह सकते हैं हम, नया नमा प्रश्न है। नीचे लिखे शब्दों में से शुद्ध अशुद्ध यानी शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। अशुद्ध को छोड़िए, जो शुद्ध हैं उनको हमें लिखना है या फिर उनको हमें सही का निशान लगा करके टिक कर देना है, चुन करके कौन सा सही है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, का, ख, ग और घा। तो शुद्ध जहाँ है उसको आप देखिए, प्रथम वाले में दूसरा वाला विकल्प खा, मंदिर लिखा है, ये शुद्ध है। दूसरे में तीसरा विकल्प गा, कुआं, ये ठीक है। तीसरे वाले में चौथा विकल्प घा, ये सही है, परीक्षा। और चौथे वाले विकल्प में दूसरा खा खंड का धर्म, ये सही है। पांचवें में तीसरा विकल्प गा, पंख, सही है। और छठे वाले में चौथा वाला विकल्प घा, ऋषि, ये ठीक है। सातवें का विकल्प का, परिमाण, ये ठीक है। और आठवें का खा खंड दूसरा निर्जन शब्द सही है। नवें का पहला वाला वर्ण यानी दर्द, जो का खंड है, तो वो शब्द सही है, दर्द का। और 10वें का तीसरा गा, सम्मान, ठीक है। और 11वें का भी तीसरा वाला गा, गुंजन शब्द सही है। 12वें का भी तीसरा वाला स्कूल शब्द सही है। और 8वें का पहला वाला प्रथम का खंड सही है, नम्रता। और अगला वाला लास्ट जो है, लास्ट एंड 14, इसका तीसरा वाला विकल्प ठीक है, इसमें चौथा वाला विकल्प ठीक है, विद्यार्थी। इस प्रकार से आपका ये पाठ बच्चों समाप्त हो रहा है। आप अब इनके प्रश्नों को देख लीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन्हीं से प्रश्न जो हमने आपको छुड़वाए थे उनके उत्तर दिए जा रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर दिया गया है। परिभाषा दी है इसमें वर्ण की, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। दूसरे नंबर का ये प्रश्न है जो 7वें नंबर पर भी दिया गया था, उस एक ही उसका उत्तर है, एक सा ही प्रश्न है। वर्गों में उत्तर में इसमें देखिए प्रश्न जो है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। उत्तर है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 वर्गों में बांटा गया है। 8 वर्गों के नाम इसमें लिखे गए हैं, और जो किताब में आपने स्पर्श व्यंजन से लेकर के अंतिम 8वें अर्धस्वर व्यंजन तक सबके लिए समझाया गया है। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। तीसरा प्रश्न देखेंगे, अघोष और सघोष व्यंजनों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का उत्तर देखिए, का सघोष व्यंजन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वरतंत्री से घर्षण करके निकलती है, उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। उसके रूप भी दिए गए हैं, उदाहरण में ये हैं गा, घा, वा, जा, जा, झा, या, डा, ढा, ड़ा, ढ़ा, अड़ा, वा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। ये वर्ण दिए गए हैं, इसी के उदाहरण हैं। दूसरा वाला है खा, खंड, अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वरतंत्री से घर्षण नहीं करती है। नेगेटिव है, इसमें ऊपर पॉजिटिव है, करती है उसमें, और इसमें नहीं करती है, नहीं निकलती है, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। ये हैं का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा आदि आदि, इनको आप पढ़ लेंगे। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक युक्त 3-3 शब्द लिखिए। उत्तर है, अनुस्वार में 3 शब्द हैं, अंश, अंश, कंस। विसर्ग में है प्रातः, नमः, अंतःकरण। अनुनासिक के हैं आँख, गाँव और टांग। अब देखिए गृह कार्य दिया गया है। गृह कार्य में आपको प्रश्न दिए गए हैं 2। पहला प्रश्न, खाली स्थानों में उचित शब्द लिखिए। जो हमने ऊपर आपको छुड़वा दिए थे, आपके उसमें ऊपर आ रहे हैं पुस्तक में, वहीं से उन शब्दों को देख करके आप लिख सकते हैं, और बिना देखे लिखें तो आप इनको पढ़िए, आपको समझ में आए। एक एक वर्ण इसमें, एक एक शब्द आपको भरना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संयुक्त तथा द्वैत व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाइए। जो संयुक्त हैं उनसे और जो द्वैत हैं उनसे कितने कितने शब्द बनाने हैं, 2-2 शब्द बनाने हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ समाप्त हो गया। आप इसका अभ्यास पुनः कई बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। धन्यवाद।